हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में देखा था और अब हम, जैसे कि मैंने बोला था, मासेस के बारे में हम शुरू करेंगे। कई सारे मासेस के मैंने नाम लिए थे, ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि यूनिट्स में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहा करते हैं क्योंकि इन सारों को, ये जो अलग अलग तरीके के मासेस हैं उन सबको एक साथ क्लब करके पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो मैं सब बच्चों को ही इसके लिए कल्प्रिट भी नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी ज़रूरत होती है कि इनको सेपरेटली इनके क्या क्या यूनिट्स हैं और कब क्या यूज़ करना है। और यूज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको फील आए, एक्चुअली आपको समझ आए कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में और जवाब उस बेसिस पे हमें क्या देना चाहिए, ठीक है। हम ये ना सोचें कि यूनिट्स क्या लगेंगी, हमें ये ना हो कि हम रट के जाएं कि हाँ हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया तो क्या करते हैं ना, कुछ टीचर से बोलते हैं कि इस तरीके का है तो ये वाली यूनिट यूज़ करनी है। अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए तो जी लगा देना है, ग्राम लगा देना है। क्यों? क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास पूछा था। अरे नहीं, ऐसे सोच के ऐसे रट के नहीं जाना पहले से कि हाँ ये आए तो इस तरीके कर देना है। हमें फील आनी चाहिए हर चीज़ की, तभी अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जेई में अधिकतर ट्रिक से फंसाया जाता है, वरना अधिकतर लोगों को वो चीज़ें आती हैं जो क्वेश्चंस आसान माने जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गलती तभी होती है जब हम कोई चीज़ रट के जाएं, पहले से हमारे दिमाग में प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स हों कि हाँ इस ऐसा होगा तो ऐसा ही करूँगा। ऐसा नहीं है, हमें उस चीज़ की खुशबू आनी चाहिए, एक तरीके की हमें खुशी होनी चाहिए कि हाँ ये देख के कि हाँ ये तो मैं अपने उस सोच से मैं ये कर दूंगा, मेरे को इसका आइडिया है, उसकी फील है, राइट। तो अपन फील लेते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अपन एटॉमिक मास से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद अपन धीरे धीरे सीक्वेंस में सारे मासेस को देखते चलेंगे, राइट। तो एटॉमिक मास से अपन स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है? सबसे पहले तो नाम से ही हम इस टर्म को देखें कि मास किसका पूछ रहा है, एटम का मास पूछ रहा है। एक एटम का मास क्या होता है? अच्छा, मैं यहाँ पर ध्यान आपका ले जाना चाहता हूँ उस बात पे जो अपन लास्ट क्लास में ये अपन ने एक रिप्रेजेंटेशन देखी थी, राइट। ये वाली एक रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पर। इसमें आपको पता है कि इसको अपन ने एटॉमिक नंबर कहा था, इसको एटॉमिक मास कहा था। तो ये जस्ट एक नंबर होता है, एटॉमिक मास जस्ट एक नंबर होता है यहाँ पर। ये वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एटम के लिए ये लिखूँ, जैसे कि मैंने हीलियम के लिए लिखा, ठीक है, तो हीलियम के लिए मैं क्या लिखूँगा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, जहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4 - 2 मीन्स 2 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, नंबर शो करता है न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का, ये शो करता है प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर शो करता है, यही रिप्रेजेंटेशन, राइट। और वो जो एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा हूँ वो उसका वेट शो करता है, ठीक है। हमें मतलब शो क्या करता है, हम निकालने की कोशिश करेंगे, किसका मास निकालने की कोशिश करेंगे, एक एटम का मास निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये 4 मास नहीं है हीलियम का, हीलियम एटम का मास 4 नहीं है। मास क्या होता है हीलियम एटम का, 4u होता है, या फिर u नहीं कहेंगे तो AMU होता है। अब सर बात तो वही है ना सर, आपने 4 कहा या 4 AMU कहा, बात तो वही है। बात कैसे वही है, आपका मास 40 थोड़ी ना होगा। अगर किसी का मास 40 kg है तो 40 kg का होगी। 40 का क्या मतलब हुआ, 40 ग्राम, 40 किलोग्राम, 40 टन। आपका अगर मास, अगर मेरा आज 65 है तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि मेरा मास 65 है। 65 टन है, क्या है, ग्राम है, क्या है, मिलीग्राम है, ग्राम तो क्या है, तो किलोग्राम हमारी यूनिट होती है, एक SI स्टैंडर्ड यूनिट। तो इस हीलियम एटम का मास 4 एटॉमिक मास यूनिट होगा, 4 AMU होगा, ना कि 4। 4 is just a representation which shows that this atom has 2 neutrons plus 2 protons, right? So this is just a representation and this is the mass of helium atom. तो हम यहाँ पे मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस बात पे एक्स्ट्रा फोकस कर रहा हूँ कि ये और ये सिमिलर नहीं है। 4 कुछ और है, 4 AMU कुछ और होता है, राइट। 4 is just a number and 4 AMU shows the mass of helium atom. तो अब वो कैसे है, क्या है, वो अपन देखते हैं। तो एक एटम का मास अपन को कैलकुलेट करना है, मान लीजिए, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, वो किसी भी एलिमेंट का एटम हो सकता है। लेकिन एटम से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अपना मास कैसे बताते हैं। तो अपन ने जैसे डिस्कस किया कि आप केजी में अपना मास कोट करते हैं। जैसे अगर मैं अपना मास कोट करूँ तो 65 kg अगर मैं बोलूँ, ठीक है, मतलब उसको लिटरल सेंस में मत लेना जो भी है, ठीक है, लेकिन 65 kg अगर किसी पर्सन का मास है मान लीजिए, तो वो इस तरह से कोट होता है,
ठीक है। लेकिन एटम के लिए अगर मैं यही मास कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप सोचिए एटम कितना छोटा पार्टिकल होता है। हम अपनी नेकेड आई से एटम्स को कभी देख ही नहीं सकते, राइट। तो जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक है ये Fe का, ठीक है, Fe मेटल यानी कि आयरन का एक ब्लॉक है, तो इसमें कितने सारे एटम है आप ये सोच भी नहीं सकते। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि एक डॉट जो होता है, डॉट मतलब मान लीजिए एक सैंड पार्टिकल, ठीक है, एक सैंड पार्टिकल इतना, तो इसमें आप ये सोच सकते हैं कि 10 की पावर 16 इतने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन इस पावर के 10 टू द पावर 16 इतने टाइम्स एटम्स इस इतने से पार्टिकल में, एक सैंड पार्टिकल में हो सकते हैं। तो आप सोचिए एक सैंड पार्टिकल का मास कितना सारा रहता होगा, ठीक है। अगर इतने एटम्स हैं तो एक एटम का मास कितना कम हो सकता है, कितना कम होगा, तो हम उसको कैसे, उसको आप वेइंग मशीन पे तो आप चढ़ जाते हो और अपना मास बता देते हो, लेकिन एक एटम को थोड़ी ना हम वेइंग मशीन पे रख के उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, एटम का मास आपको कैलकुलेट करना है, आप पहले ये बताइए आप अपना मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने कहा हम केजी में कैलकुलेट करते हैं। तो आपसे किसी ने पूछा कि केजी का क्या मतलब होता है, तो केजी का मतलब आप बता सकते हैं केजी का क्या मतलब होता है। एक्चुअली आप बता तो देते हो, वेइंग मशीन ने बता दिया कि हाँ 65 केजी है, लेकिन केजी का एक्चुअल मीनिंग है क्या, केजी आया कहाँ से, पहले अपन ये देखते हैं, ठीक है। फिर अपन एटॉमिक मास पे बढ़ते हैं, इसी का बेस है एक्चुअली। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो एटॉमिक मास का ही एक बैकग्राउंड, एक बेस है, ठीक है। तो केजी कैसे इजाद हुआ, केजी कैसे यूज में आया, तो अपन वो देखते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि कोई, अगर आपको वेट करना है, तो ये वाली मशीन आपने कई बार देखी होगी, जब भी आप सब्जी लेने जाते हो या कहीं पर भी कोई तोल भाव होता है तो ये वाली मशीन होती है, ठीक है। तो आज से कई साल पहले की बात है जब केजी यूज में नहीं था, केजी का मतलब किसी को नहीं पता था, किसी को, जैसे अपन अब शुरू कर रहे हैं अपन ऐसे देखना कि अपन अपना मास कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे एटम का मास हमें कैलकुलेट करना है, ऐसे कभी ये बात आई होगी हम अपना मास कैसे कैलकुलेट करेंगे जब वेइंग मशीन नहीं थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे मान लो मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, मान लीजिए एक एलॉय है, एक एलॉय का सिलेंडर है ये, और किसी ने मुझे पूछा था कि आपका वेट क्या है, तब तक केजी नहीं था, ध्यान रखना केजी नहीं था। तो मैं इस पे खड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं इस पे खड़ा हो गया और यहाँ पर मैंने क्या किया, सिलेंडर रखना शुरू किया, ये वाला, ठीक है, ये सिलेंडर एलॉय का जो है ये मैंने शुरू किया रखना। तो मैंने एक सिलेंडर रखा तो बैलेंस नहीं हुआ, फिर 2 रखे, 3 रखे, इस तरह से मैं सिलेंडर्स रखता गया और तब तक रखता गया जब तक ये जो है इसके बैलेंस ना हो जाए, यानी कि मेरा एक्चुअल वेट इन टर्म्स ऑफ सिलेंडर पता ना चल जाए मुझे। तो बाद में फाइनली मुझे क्या पता चला कि जब 65 सिलेंडर्स मैं रख रहा हूँ तब ये बैलेंस हो जा रहा है, यानी कि जो इस पर्सन का वेट है वो 65 सिलेंडर्स है, राइट। फिर मैंने कहा नहीं, अपना नहीं, अब अपन किसी हाथी का चेक करते हैं, चलो, ठीक है। तो मैं एक हाथी को उठा लाया, हाथी को मैंने यहाँ डाला, अब मैंने उसका मास कैलकुलेट किया तो मुझे पता चला उसका मास आया 1000 सिलेंडर्स के बराबर, मतलब वो तब बैलेंस हुआ जब 1000 सिलेंडर्स में आ रखा था। अब मैंने कहा नहीं चलो वेल का कैलकुलेट करते हैं, तो वेल का आता है 10,000 सिलेंडर्स, राइट। तो इस तरह से मैं अपने मास कैलकुलेट कर रहा था। तब ध्यान रखना बच्चों, केजी नहीं पता था किसी को, ठीक है। तो इस तरह से किसी ने भी कोई सिलेंडर उठा लाया कोई भी, और ये इस तरह से कैलकुलेट करने लगा। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि सिलेंडर्स में बार बार सिलेंडर यूज कर रहा हूँ, इतना लंबा लंबा इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सिलेंडर की जगह सिलेंडर को ही मैं 1 kg कह देता हूँ, 1 kg कह देता हूँ। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि आज से उन्होंने कह दिया, आज से मतलब बहुत साल पहले ये बात करी थी उन्होंने कहा था कि ये जो सिलेंडर है मेरा, ये जो फिक्स सिलेंडर है, सिलेंडर इस अलॉय का जो ये वाला सिलेंडर है, इसको मैंने कह दिया मेरा 1 kg। आज से मतलब तब से इसी को 1 kg कह दिया गया। इस तरह से केजी को डिस्कवर, मतलब केजी को इन्वेंट कह सकते हो, केजी को सोचा गया था पहली बार, ठीक है। तो अब क्या किया, इसको हटा के अब केजी, यहाँ पर भी केजी और यहाँ पर भी केजी, यानी कि आज से मैं ये कह सकता हूँ कि इसका मास है 65 kg, इसका 1000 kg और इसका 10,000 kg। तो इस तरह से केजी को एक SI यूनिट का दर्जा दे दिया गया, राइट। तो इस तरह से हमारे मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, केजी को निकाला गया, केजी को फाइंड आउट किया गया, ठीक है, एक सिलेंडर के बराबर। ऐसा उन्होंने कह दिया कि आज से यही हमारा स्टैंडर्ड है, इसलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि उन्होंने यही कह दिया कि आज से यही हमारा
यही सिलेंडर हमारा स्टैंडर्ड है, यही सिलेंडर हमारा 1 kg, राइट, और कुछ नहीं है, यही है, ठीक है। तो इस तरीके से एटॉमिक मास को अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, केज इस सिलेंडर के लिए तो हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे एक एटम डाल दें और फिर सिलेंडर को इससे मेजर करवा के हम एटम को सिलेंडर की टर्म पे लिख पाएँ, यानी कि केजी की टर्म में लिख पाएँ, क्योंकि एक एटम तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जैसे हमने कहा कि वेइंग मशीन से तो कैलकुलेट होगा नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने एक एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर केजी हमारा यूनिट नहीं हो सकता तो मैं दूसरा स्टैंडर्ड डालूंगा। अगर केजी यानी कि एक सिलेंडर हमारा यूनिट नहीं है एक एटम को मेजर करने के लिए, तो कोई और तो यूनिट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट को एक जो C12 एटम था, C12 क्या होता है, हमने देखा था कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, एक ये वाला आइसोटोप, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो C12 आइसोटोप, इसे कहते हैं C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी धरती पर है, ठीक है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज इज C12 एटम, ठीक है, इन तीनों में, राइट। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने, जैसे सिलेंडर को मैंने माना था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/12 द मास ऑफ C12 एटम, दिस इज माई स्टैंडर्ड, ऐसा मैंने कह दिया। क्यों कह दिया, मेरी मर्जी, मैंने सिलेंडर को क्यों कहा था 1 kg, मेरी मर्जी, मैंने कहा था स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इसको 1/12 द मास ऑफ C12 एटम को स्टैंडर्ड कहूँगा, यानी कि C12 एटम के मास को जब मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरा स्टैंडर्ड बन जाता है। इसी स्टैंडर्ड को बच्चों हम कहते हैं 1 एटॉमिक यूनिट, और यही है हमारी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, यही स्टैंडर्ड है हमारा। जो वहाँ पे हमने सिलेंडर को 1 kg कहा था, इसी को हमने 1 AMU कहा है यहाँ पे, राइट। तो एटॉमिक मास यूनिट में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक स्टैंडर्ड है जो मैंने अपने हिसाब से सेट कर दिया। पूछते हैं ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, अरे सिलेंडर कहाँ से आया था, हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया था, मान लिया था। तो बस यहाँ पर ये जो यूनिट है ये बस मान ली गई एज अ स्टैंडर्ड टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम, ठीक है। तो ये वाली जब यूनिट आ जाती है हमारे पास, मतलब हमने ये स्टैंडर्ड मान लिया अपनी, उसके बाद मान लो आपको किसी भी एटम का मास कैलकुलेट करना है, जैसे मान लो ऑक्सीजन एटम के लिए मेरे को निकालना है, तो ये आया था, ये जो वैल्यू आई थी वो थी 16 × 1/12 तो मास ऑफ C12 एटम, ठीक है, ये वैल्यू आई थी। ये जो 1/12 मास ऑफ C12 एटम तो है ही, उसकी इस स्टैंडर्ड की 16 टाइम्स ऑक्सीजन एटम की मास आया था, ठीक है। ये कैसे आया था, ये एक्सपेरिमेंटल थे, ठीक है, हम एग्जैक्ट मास कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस वैल्यू के 16 टाइम्स ऑक्सीजन का मास है, ये हम कैलकुलेट कर पा रहे थे, ठीक है। वो अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे आ रहा था, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन एटम के लिए ये था, नाइट्रोजन एटम के लिए मैं लिख सकता हूँ ये था 14 × 1/12 द मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। और एक और ले लेते हैं अपन, सोडियम एटम के लिए 23 टाइम्स द मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। तो ये वैल्यू इस तरह से मैं कैलकुलेट कर पा रहा था, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, ये आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये इसकी वैल्यू क्या है, ये 1 एटॉमिक मास यूनिट तो है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी। वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब है कि एग्जैक्ट किलोग्राम या ग्राम या कोई भी हमारी वेट वाली यूनिट में लाने के लिए एटम का मास, हमारे पास कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन कुछ सालों बाद, यानी कि कुछ सेंचुरी बाद, ठीक है, आज के ज़माने में हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, यानी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी और डिवाइस का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उससे हमें एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम हमें पता लग जाता है, राइट। तो फिर हमने क्या किया, जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर आ गया तो हमने क्या किया, इस मास ऑफ C12 एटम को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कार्बन 12 एटम को बोला आप चढ़ जाओ मास स्पेक्ट्रोमीटर पे, जैसे अपन किसी को बोलते हैं कि आप वेइंग मशीन पे चढ़ जाओ, आपका वेट देखना है, तो इसी तरीके से मैंने C12 को बोला कि आप चढ़ जाओ मास स्पेक्ट्रोमीटर पे, आपका वेट देखना है, ठीक है। तो इनका जब वेट देखा गया मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये आता है वेट, मतलब इनका ये जो मास ये वाला आता है, इसकी वैल्यू आती है बच्चों 1.9 × 10⁻⁻23 ग्राम, ठीक है। ये वैल्यू बाद में हमें, बहुत बाद में हमें
ये वैल्यू पता चली विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, और फिर मेरे को 1 एटॉमिक मास यूनिट की भी वैल्यू मिल गई। इसको मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। जब इसको मैंने 12 से डिवाइड किया तो ये मेरा आ जाता है 1.66 into 10 to the power minus 24 grams, and this is my value for 1 atomic mass unit, right? तो इस तरीके से मुझे एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अब तो बहुत आसान था, यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एटम के लिए क्या लिखी थी, 16 टाइम्स दैट वैल्यू, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली AMU लिख सकता हूँ, AMU की वैल्यू मेरे को पता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की एटम की मेरे को वैल्यू इन ग्राम्स पता करनी होगी तो मैं जस्ट उसको यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से नाइट्रोजन एटम की, अब तो बाकी सबकी हमें पता चली जाएगी क्योंकि हमें एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, राइट। तो इस तरीके से हमें बाकी सबकी हमें वैल्यू पता चल गई। तो यही है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम के मास को कैलकुलेट करना, और एक एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए थी। स्टैंडर्ड यूनिट हम केजी में नहीं ले सकते थे पहले, क्योंकि एक एटम का मास इतना स्मॉल होता है, इतना माइन्यूट होता है, हम वेइंग मशीन पे उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, पहले एटॉमिक मास यूनिट बनाया, जैसे हमने वहाँ सिलेंडर बनाया था, राइट। जब ये वैल्यू हमने बनाई उसके बाद हमें जब मास स्पेक्ट्रोमीटर मिला तो हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी। इसकी वैल्यू आती है 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, राइट। तो ये होता है हमारा एटॉमिक मास। अब हम बढ़ते हैं ग्राम एटॉमिक मास पे, ठीक है। अपना जो दूसरा मास है वो है ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अच्छा बच्चों, जैसे हमें इसका हमें मतलब पता था कि एक एटम का मास, तो आप हमेशा ये ध्यान रखा करो कि एक्चुअली हमें निकालना क्या है। जब आपसे पूछा जाए कि मान लो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि ग्राम एटॉमिक मास के बारे में आप बताइए, तो आप ये नहीं बोलोगे कि हमें ग्राम एटॉमिक मास पूछा है, आप ये बताओगे कि हमें ग्राम एटॉमिक मास यानी कि एक मोल पार्टिकल्स का मास हमें पूछा है। अब मैंने क्या बोल दिया, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सॉरी, कि आपके दिमाग में हमेशा डेफिनेशन के बारे में चलना चाहिए पता। मतलब आपके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए कि अभी पहले एटॉमिक मास पूछा था यानी एक एटम का मास, अब पूछा है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है मतलब कुछ एटम्स का, मान लो एक्स एटम का मास, तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए, ना कि ये कि ग्राम एटॉमिक मास पूछा है। आपके दिमाग में चलना चाहिए उन एक्स एटम्स का मास पूछा है। अब वो एक्स एटम्स क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है, जैसे मैंने कहा था, 1 मोल पार्टिकल्स का मास, यानी कि अगर ग्राम एटॉमिक मास यानी कि 1 मोल एटम्स का मास। हम यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो ग्राम एटॉमिक मास लगा रहा हूँ मैं, ऐसे मैं ग्राम कार मास लगा सकता था, ग्राम बनाना मास लगा सकता था। अगर मैं ग्राम कार मास बोलता यानी कि 1 मोल कार का मास, अगर ग्राम बनाना मास बोलता तो 1 मोल बनाना का मास। अब मैं ये 1 मोल क्या बोले जा रहा हूँ, ठीक है। अपने चैप्टर का नाम ही था बच्चों मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी तक मैंने मोल को ही नहीं बताया आपको कि मोल एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि इसी लम्हे का मुझे इंतजार था कि मोल अभी यही राइट टाइम, जैसे मैंने बोला था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि हर एक चीज़ का एक राइट टाइम होता है, तो यही टाइम है हमारा मोल कॉन्सेप्ट में मोल वर्ड इंट्रोड्यूस करने का, राइट। क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास में हम ये देखते हैं कि 1 मोल एटम्स का मास क्या है। अब 1 मोल का क्या मतलब है पहले वो देखते हैं। तो आपको पता होगा 1 मोल कुछ भी नहीं है, आपको पता होगा 1 डजन क्या होता है, ठीक है। मान लो 1 डजन कार के बारे में मैंने आपसे पूछा कि 1 डजन कार का क्या मतलब है, तो आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, 1 डजन कार यानी कि 12 कार, इसमें क्या है। मैं बोलूँगा अच्छा बताओ 1 डजन बनाना का मतलब बताओ, तो आप बोलोगे वही बात आपने फिर से कर दी, इसमें क्या है 12 बनाना। यानी कि आपको कोई मतलब ही नहीं है। बहुत आसान आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि डजन आपको पता है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि डजन का मतलब है कोई भी चीज़ जो 12 हो, कोई भी चीज़। हाँ मतलब चॉकलेट्स, तो 1 डजन चॉकलेट्स मीन्स 12 चॉकलेट्स। तो इसी तरीके से बच्चों मोल है, मोल का मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर है फिक्स। ये 12 जैसे एक नंबर है ना, डजन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही मोल एक नंबर है। मोल एक नंबर है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10 to the power 23। बस इतनी सी बात है। ये भी तो एक नंबर है, ये देखने में थोड़ा खतरनाक लग सकता है, ये क्या लिख दिया 6.022 into 10 to the power 23, यहाँ पे कितना अच्छा था 12। तो बस ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है, इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं क्या है मोल, वरना कुछ भी नहीं है। जैसे डजन है आपके लिए 12, ऐसे ही मोल है आपके लिए ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे आती है, ये वैल्यू इतनी खास क्यों है, आप ये पूछ सकते हो कि सर 12 तो बहुत अच्छा नंबर है, मतलब इंटीजर नंबर है, बहुत अच्छा दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पर ये नंबर कितना अजीब सा आपने लिख दिया है, ये इसकी कोई खास वजह तो रही होगी बच्चों। इसकी खास वजह है, ये नंबर मैंने खुद से अपने आप से, मतलब साइंटिस्ट ने अपने आप से नहीं निकाला, ये किसी के ख्यालों में नहीं आया था ये नंबर, ठीक है। ये नंबर की वैल्यू, ये जो नंबर है ये वैल्यू कहीं से आई है, वो अपन देखते हैं कि कैसे आई है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि वो वैल्यू कहाँ से आई है, तब आपको इस नंबर से हमें मतलब फिर आपको डर नहीं लगेगा, आपको प्यार हो जाएगा इस नंबर से कि हाँ ये नंबर तो मैं आराम से, अगर नहीं याद हो ना तो यूँ निकाल भी सकता हूँ। वही होती है बच्चों फील, राइट। तो ये नंबर है, यही 1 मोल होता है, इसी को हम Na भी बोल देते हैं, ठीक है। एवोगैड्रो जी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ा था हमने, मतलब अपनी लास्ट क्लास से एक क्लास पहले अपन ने पढ़ा था, राइट। तो Na ये जो है ये एवोगैड्रो को ही समर्पित है, उन्हीं के सम्मान में ये लिखा गया है, ठीक है। तो अब अपन इस नंबर को डिड्यूस करते हैं कि नंबर कैसा आया। तो इस नंबर को डिड्यूस करने के प्रोसेस में अपन जानेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास एक्चुअली होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो अब मैंने इतना तो बता दिया आपको कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, 1 मोल एटम्स का मास। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हमसे क्या पूछा है, 1 मोल एटम का मास। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि 1 डजन का क्या मास है, तो आप कहते हैं मतलब 1 डजन कार का कोई भी, तो 1 डजन कार का मतलब 12 कार का क्या मास है। इसी तरीके से मैं कहूँगा ग्राम एटॉमिक मास क्या है, यानी कि 1 मोल एटम्स का मास क्या है आपके दिमाग में, बस ये चलना चाहिए, राइट। और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चलना चाहिए। मतलब कुछ लोग क्या कहते हैं कि उसकी में आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ग्राम लगा देना, मास जो भी है उसमें ग्राम लगा देना, ऑक्सीजन का मास 16 है तो 16 ग्राम लगा देना, कुछ नहीं। आपको ये पता करना है कि 1 मोल एटम का क्या मास है, वही आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, राइट। तो अपन कैलकुलेट करते हैं कि कैसे ग्राम एटॉमिक मास पे अपन जा सकते हैं, और उसी प्रोसेस में अपन समझेंगे कि ये जो नंबर है 6.022 × 10⁻23 यानी कि Na यानी एवोगैड्रो नंबर, ये कैसे हमें मिला।